हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुढ़िया में ऑनलाइन क्लासेस के तहत है और आपको जो आपका 8th क्लास है उसके अंदर एसएसटी सब्जेक्ट है और उसका सेकंड पार्ट जो सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले का जो लेसन आपका हुआ, इसके टाइटल जो लेसन का था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, मतलब किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने आप को एस्टैब्लिश करती है, स्थापित करती है। और इसके जो पहला पार्ट हुआ उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से यूरोप कॉन्टिनेंट से, यूरोप महाद्वीप से भारत में अलग अलग देशों के द्वारा कंपनियां आई। जैसे हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे पे हमने पढ़ा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरे पे हमने पढ़ा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। विशेष तौर पे अगर देखा जाए, स्पेशली अगर इनका जो मोटिव था ये किसी उद्देश्य से आई, इनका एम क्या था, और एम की अगर बात करते हैं तो इनका जो मेन एम था वो था यहाँ के गुड्स, यहाँ के जो माल है, चाहे उसमें इंडिगो हो, चाहे उसके अंदर स्पाइसेस हो, या फिर उनके या फिर जो भी कौन से देश की धातुएं हैं, या फिर ऐसी चीजें जिनकी डिमांड कहाँ पर थी, यूरोप के देशों में। और मेन जो मोटिव है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब लो प्राइस में भारत से वो गुड्स खरीदे, सामान को खरीदे और उसको हाईएस्ट प्राइस में यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्री है उनके अंदर उनको हाईएस्ट प्राइस में बेचने के बाद, प्राइस पे बेचने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा क्या मुनाफा कमा सकते हैं। और उसी के तहत हमने देखा कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको चार्टर मिला था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे चार्टर मिला था। तो ये सारी चीजें देखी। उसमें जो एक चीज रह गई थी वो बच्चों, जो पहला पार्ट है उसमें था FCIC, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब दो कंपनियों के बारे में हमने पढ़ चुके थे। एक कंपनी थी जो जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में बनी। दूसरे नंबर पे थी जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में बनी, और तीसरे नंबर पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में जिसका निर्माण किया गया, एस्टैब्लिश की गई। और इसको जो हैंडओवर है, जिसको अप्रूवल है या चार्टर है, ये किसके अंडर में काम करती थी या कौन इनको अप्रूवल देता था, वो था फ्रेंच गवर्नमेंट। मतलब जो गाइडलाइन है, टाइम पीरियड है, वो सब कुछ जो डिसाइड करती थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन करती थी गाइडलाइन, वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट। और 1664 में जब भारत में आई, अपने आप को एस्टैब्लिश किया। जो लोकेशन की बात करते हैं तो किस लोकेशन पे, किस क्षेत्र पे उन्होंने भारत में काम किया, कालीकल और महार जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। पिछले में आपको डायग्राम था वो थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो देखेंगे। अगर भारत के नक्शे की अगर बात करें तो ये वाला ये यहाँ पर श्रीलंका। तो आपको ये बताया था ये जो क्षेत्र है ये सारा समुद्र से घिरा हुआ है, और जो ये जितनी भी कंपनी आती थी ये सी रूट के द्वारा, मतलब समुद्री रास्ते के द्वारा ये भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, क्योंकि ये क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी। तो जो सबसे पहले कौन आए थे, आपको पिछले पार्ट में बताया था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो यहाँ पर है गुजरात में सूरत में उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद आपकी दूसरी कंपनी आई थी, डच आए थे। डच उन्होंने कहा पर मद्रास में, ये यहाँ पर जिसको आप चेन्नई के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार एक कालीकल और महा ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर कौन सी आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना आप को सेटलमेंट किया था, एस्टैब्लिश किया था। अब बात करते हैं कि ट्रेड रिवाइवल मतलब ट्रेड रिवेलिंग का अभिप्राय, मतलब ये है कि मीनिंग क्या है कि ये जो कंपनियां थी इनके आपस में ट्रेडिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहा था, इनके अंदर काफी प्रतिस्पर्धा। ट्रेडिंग रिवेलिंग का मतलब होता है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, मतलब इनके अंदर होड़ लगी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, और दूसरी तरफ ये चाहते थे कि जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी ये चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए, और उनके अपोजिट उनके विपक्ष में जो जितनी भी कंपनियां थी, जैसे पुर्तगाल है, हॉलैंड है, या फिर फ्रांस है, या डेनमार्क है, इन देशों की जो कंपनी है वो उस मार्केट से हट जाए, उनको हटाने के लिए आपस में एक दूसरे से फाइट करने
प्रतिस्पर्धा थी, जिनके साथ इनके आपस में वॉर होते थे, युद्ध होते थे। जैसे पुर्तगाल की कंपनी थी, हॉलैंड वालों की कंपनी थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी आपस में अलग अलग क्षेत्र में अपना आप को एस्टैब्लिश किया और इन सभी ने अपने अपने फैक्ट्रियां स्थापित की, एस्टैब्लिश किया। ये बात ही करते हैं, ये जो कंपनियां भारत में आई, ये कंपनियां ऐसे नहीं आई। ये कौन सी कंपनियां थी? ट्रेडिंग कंपनियां थी। और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा कौन सा ऐसा मोटिव था, कौन से ऐसे काजिश थे, कौन सी ऐसी बातें थी जिनके कारण ये कंपनियां काम करना चाहती थी? इनको प्रेरित कौन करता था, इनको मोटिव कौन करता था, इनका उद्देश्य क्या था? अगर वो देखने की कोशिश करते हैं तो इनका मतलब क्या होता था, ये किस उद्देश्य से मोटिव चाहते थे? गुड्स एट लो प्राइस, मतलब जो ये थे, ये भारत में कम से कम दामों में, भारत में कम से कम दामों में ये माल खरीदकर, और वे माल खरीदते थे, वो सामान खरीदते थे जिनकी डिमांड यहाँ पर यूरोप के देशों में होती थी। और भारत में ये जो गुड्स है, सामान है, इनको कम दामों पर ये खरीदना चाहते थे और हाईएस्ट प्राइस पे, सेलिंग हाई प्राइस इन यूरोप, मतलब भारत में सस्ते दामों पे खरीदकर और महंगे दामों पर ये कहां पर बेचते थे? अपने देश में। क्रॉस ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया और सभी देशों की इन कंपनियों के बीच में आपस में फाइट होती थी। फाइट किस लिए? कि कौन ज्यादा ट्रेड करे, किसका सबसे ज्यादा क्षेत्र पे एरिया पर होल्ड हो, पकड़ हो, जिससे वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, ज्यादा से ज्यादा जो गुड्स है, जो माल है, जिनको वो अपने हैंड ओवर कर सके, और हैंड ओवर करने के साथ साथ वो ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो जो समय के साथ साथ हम देखते हैं कि पुर्तगाल, डच और डेनिश आउटसाइड, मतलब धीरे धीरे ये आउटसाइड मतलब होते हैं धीरे धीरे ये प्रतिस्पर्धा जो हो रही थी, रिबेली जो हो रही थी, इन सब चीजों के चलते ये यहाँ से निकल गए। इनकी जो जिस प्रकार की फाइट आपस में होती थी वो सभी हट गए। हटने के साथ साथ हमने एक चीज और देखी कि अब कौन बचा? अब तो फ्रांस वाली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बची हुई है, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन दोनों को लेकर, इन दोनों कंपनियों को लेकर आपस में क्या होता है? विवाद होता है, फाइट होती है, और जिसको किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक वार। ये भी यहाँ पर ये जो कर्नाटक वार हुआ है बच्चों, इसके बारे में देखेंगे जब आप बात करते हैं किसकी? भारत की। और भारत का जो ये एरिया है महाराष्ट्र नीचे वाला, जिसको हम कर्नाटक कहते हैं, जिसके राजधानी क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक एक ऐसा क्षेत्र है, ये कौन सा? कर्नाटक के साथ साथ ये इतना जो क्षेत्र है जिसके अंदर थोड़ा सा तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु में आ जाता है, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का, ये क्षेत्र को अगर मिला दिया जाए, इस क्षेत्र को देखें तो इसको लेकर काफी जिद होते हैं। आपस में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा किसके बीच होती है? फ्रांस के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। रीजन क्या है? रीजन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि ज्यादा से ज्यादा ये कंपनियां बेनिफिट उठाना चाहती है, और ये सारा जो क्षेत्र है समुद्र से लगने वाला क्षेत्र है, और समुद्र से लगने के साथ साथ ये वो अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन जब कौन सा फर्स्ट कर्नाटक वार, जो पहला कर्नाटक युद्ध होता है वो कब हुआ? 1744 से 48। 1744 और 48 की जब हम बात करते हैं और इनके बीच में जो वार हुआ, उस वार का रीजन क्या था, किन कारणों से वार हुआ? तो अगर आप बात करते हैं 1744 के दौरान, अगर उस टाइम में अगर मुगल एम्पायर की कंडीशन देखी जाए, मुगल एम्पायर अपने आप में कोलैप्स होने लग रहा था, वो पूरा रूप से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कंट्रोल नहीं कर पाने से उस तरह की उस समय की जो भारत की पॉलिटिकल कंडीशन थी, और पॉलिटिकल कंडीशन के चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए कर्नाटक को अपने अंदर कैप्चर करना चाहती थी। और कैप्चर करने के साथ साथ जो इनके अंदर जो मेन जो मोटिव था वो क्या था? ज्यादा से ज्यादा इनका जो इंटरेस्ट था, ज्यादा से ज्यादा बात यह था कि ये अपने अधीन ले और
ये जो तमिलनाडु का एरिया है या फिर जो जिसको हम समुद्री तट का एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये समुद्र से लगने वाले जो क्षेत्र है ये सभी पे अपना होल्ड करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जिसके पास इस क्षेत्र पे ज्यादा कब्जा होगा, जिसके सबसे ज्यादा इसके अंदर कंट्रोल होगा, वो उतना ही पावरफुल बोला जाएगा। ऐसा मानना उस समय की कंडीशन के अनुसार इन लोगों ने सोचा, ये लोग उस समय मानते थे। जब बात करते हैं पहला कर्नाटक युद्ध जो 1744 से 48 के बीच में हुआ, तो एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था जेपी डुप्लेसी। इस दौरान एक व्यक्ति आए, कौन? उस व्यक्ति का नाम था जे एफ डुप्लेसी। डुप्लेसी नाम के व्यक्ति आए और ये फर्स्ट गवर्नर था किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था, जो कहाँ का बना था? पांडुचेरी। और पांडुचेरी कहाँ, जिसको मद्रास बोलते थे, जिसको हम चेन्नई जो बोलते हैं, उस एरिया के क्षेत्र पे इसने अपना होल्ड किया। वहां पर ये राज्यपाल बना, गवर्नर बन के आया और इसने वहां पर ऐसी सिचुएशन की कि मद्रास है उसको कैप्चर किया, अपने हैंड ओवर किया, उसमें अपने राइट जमाने लगे, उसको अपना अधिकार मानने लगे। और ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ, और ये कितने साल चला? 44 से 48 तक, एक लंबे टाइम तक ये आपस में इन्होंने अपने आप को युद्धों में व्यस्त रखा, आपस में विवाद का जो क्षेत्र था, जो वो स्टेट के नाम से बोल सकते हैं आप, मद्रास के क्षेत्र को अपने लेने के लिए। और इसके बाद जब एक लंबे टाइम तक इनके अंदर जो इनके आपस में जो वॉर हुई, उन वॉर को चलते इन्होंने एक चीज और निकल के आई कि एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी का मतलब संधि। एक ट्रीटी हुई जिसका नाम टेरिटी, ठीक है, ट्रीटी हुई जिसका नाम, संधि का नाम था एक्सिला कैप्टेली। संधि के द्वारा उन्होंने इस युद्ध को शांत किया और वापस में जो मद्रास को स्टेट था, मद्रास को वापस किसको दे दिया गया? मद्रास को वापसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और उसके बाद ये जो पहला जो वॉर है ये शांत हुआ, इसको कोल्ड किया गया, शांत किया गया। उसके बाद आपको जो ये बताया गया, जो पहला गवर्नर था जे एफ डुप्लेसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, पर्सनल लाइफ में या किस तरह के इसने अपना किरदार निभाया, किस प्रकार का इसका कैरेक्टर था, किस प्रकार की भारत में इन्होंने पॉलिसी अपनाई, तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो जैसे डुप्लेसी एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने पहली अटैचमेंट, मतलब इसने भारत के अंदर पहला औपनिवेशिक कॉलोनियल, भारत में पहला औपनिवेशिक कॉलोनियल एस्टैब्लिश्ड अटैचमेंट किया। और भारत के अंदर इन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम भारत में एक आर्मी तैयार की गई। और आर्मी तैयार करने में क्या क्या इन्हें, जो आर्मी के अंदर सोल्जर होते थे, जो सैनिक होते थे, वो तो भारत के होते थे, लेकिन उनको जो ऑर्डर देते थे, उनके ऊपर जो कमांड करते थे, उनके ऊपर जो नियंत्रण करते थे, उनके ऊपर जो अपना अधिकार जमाते थे, उनको जो आदेश देते थे, वो कौन होते थे? फ्रेंच ऑफिसर होते थे जो उनको गाइडलाइन करते थे। और इन सब के चलते हुए उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की गई जो आने वाले समय में एक जब किसी वार की कंडीशन बनती है तो उस वार कंडीशन को निपटने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने आप को पर्टिकुलर प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके। और इसी को देखते हुए किसको, जो डुप्लेसी ने भारत में आर्मी की जो व्यवस्था लेके आया, इंडियन सोल्जर को जो शामिल किया गया, उसकी तर्ज पे उसको फॉलो करते
हैंडओवर आ जाए, और उनके हैंडओवर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे, और ज्यादा से बेनिफिट उठाएंगे क्योंकि उनका मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं, और बेनिफिट उठाने के साथ साथ इस क्षेत्र पे वो कब्जा कर सकते हैं। और एक लंबे टर्म तक इन सारों के बीच में आपस में युद्ध हुआ, और जो पहला दूसरा कर्नाटक वार से 1749 से 56 तक चला। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समय के साथ साथ जब युद्धों के दौरान एक हुए मोहम्मद अली और नसरुद्दीन जंग, दो व्यक्ति हुए थे जिनको फ्रांस वाले या ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आपस में ये मानते थे कि वो गद्दी पे बैठे, और इनके फ्रांस वालों ने इनको मार दिया। किनको? एक तो मोहम्मद अली के नाम से एक व्यक्ति थे और एक नासिर जंग नाम के व्यक्ति थे, उनको इन्होंने मार दिया और उनको डेथ की गई। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर इन्फ्लुएंस उसे एक अराजकता की स्थिति बन गई, और ये मेंटेनेंस नहीं कर पाए किसको, कर्नाटक को। और दूसरे कर्नाटक के युद्ध में पहले में अंग्रेजी थे, दूसरे में एक प्रकार से ये मान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। लेकिन तीसरे नंबर पे जो आता है थर्ड कर्नाटक वार्स, थर्ड कर्नाटक, तीसरा कर्नाटक का जो युद्ध होता है वो 1756 से लेकर 1763 के बीच में होता है, और इसको 7 इयर्स वार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर बच्चों अगर 1757 और 1763 की बात करते हैं तो आपका इसी जो लेसन है आपका द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, इसके अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो एक 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी के युद्ध के साथ अंग्रेज जीत गए थे। प्लासी के युद्ध को बंगाल को उन्होंने अपने टेक ओवर कर लिया था, उनको अपने हैंड ओवर कर लिया था, उनको नियंत्रण करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वो अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल महसूस करती है कि वो फ्रांस के साथ टक्कर ले सकती है। और उसी दौरान अगर ये तो भारत की बात थी, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, अगर दुनिया के लेवल पे बात करते हैं तो इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चला हुआ है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चला हुआ है, और उस युद्ध के कारण ही उनका जो प्रभाव है, उन युद्धों का जो इफेक्ट है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी पड़ रहा है। उनके ऊपर उनका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इफेक्ट है वो सबसे बड़ा ये है कि जो फंड है, जो पैसा है, पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके सामने आती है, फ्रांस के पास आती है। और फ्रांस के पास जो पैसे की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसके अगर उसको देखने की कोशिश करते हैं तो ये मानते हैं वो अपने आप को हैंडीकैप, अपने आप को एक ऐसा महसूस करती है, क्योंकि उनके जो देश से जो सहायता मिलती थी, उनके देशों से जो उनको हेल्प मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो अपने आप में किसी के उनको चार्टर मिलते हैं, चार्टर के साथ साथ उनके ऊपर किसी प्रकार का फाउंडेशन नहीं होता। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी राइट नहीं दिया गया, और कोई भी राइट नहीं देने के साथ साथ उनकी जो कंडीशन है उसकी जो कंडीशन है वो बड़ी खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में जो तीसरा कर्नाटक वार होता है उसके अंदर कौन, फ्रांस के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हार जाती है। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी हारने के बाद जो कर्नाटक का जो क्षेत्र है जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, उन सबको चलते हुए अब वो आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंडओवर आ जाती है, वो उस पर अपना नियंत्रण करती है। और नियंत्रित करने के साथ साथ कंपनी एक सुपर पावर के रूप में, अब कंपनी एक सुपर पावर के रूप में उभर के आती है, और उसके सामने जो उन्होंने जो प्रॉब्लम फेस की गई थी, जो जितनी भी कंपनियां उसके और उसके बाद में जो भारत में आएगी वो धीरे धीरे रास्ते से हटाई गई, उनको सबको एक तरफ किया गया।
से 1757 तक की हम बात करते हैं। तो इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन 1757 के बाद जब प्लासी युद्ध हुआ और कर्नाटक का युद्ध जब उन्होंने 1763 में जीता और 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर की हुई, उसके बाद जो जिस तरह की उन्होंने विक्टोरी पाई, जिस तरह की उन्होंने विजय मिली, उन सब के चलते अब कंपनी अपना आप को एक नए रोल में, एक नए रूप में दिखाई देने लगी। अब वो और ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए जो व्यापारिक नियंत्रण था, व्यापारिक जो जिस तरह के उन पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा, उन सबको कोलैप्स करने के लिए, उन सबको डैमेज करने के साथ साथ वो अपने आप को एक नए रूप में लोगों के सामने स्थापित करने की कोशिश करती है और एक नई पॉलिटिकल पावर के रूप में आती है, क्योंकि वो ज्यादा पॉलिटिकल पावर लेने के साथ साथ ज्यादा इकोनॉमिक पावर लेने के साथ साथ वो अपने ट्रेडिंग जो क्रम है, ट्रेडिंग जो मोटिव है, उन सबको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाना चाहते थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का जो आपके जो थर्ड पार्ट है इस लेसन का, सेकंड लेसन का जो थर्ड पार्ट है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की भारत में एक नई तरह की किस प्रकार से एक नई तरह की पॉलिसियां उनके द्वारा अपनाई गई और किस प्रकार बैटल ऑफ प्लासी हुई, किस प्रकार से बैटल ऑफ बक्सर हुआ और किस प्रकार धीरे धीरे मराठाओं के साथ किस तरह के वॉर हुए, आंग्ल वॉर क्या कैसे हुए, सिंध को कैसे जीता, पंजाब को कैसे जीता, ये सारी चीजें हैं जो हमें इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे।